आपके लिए भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे. सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्वेंट लर्निंग इज वेरी कॉमन इन. ऑब्जर्वेंट लर्निंग मतलब क्या? अवलोकन करके पढ़ना. ठीक है, अवलोकन करके पढ़ना. तो कौन से एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जो अवलोकन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू पढ़ाई करते हैं या स्टडी करते हैं, लर्न करते हैं? तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? ह्यूमन चिल्ड्रन. मैं ऑलरेडी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसमें आपको ह्यूमन चिल्ड्रन का इमिटेशन वाला स्टेज मैंने आपको बता दिया था. नंबर 2 में आ जाते हैं. पैवलव enunciated his ideas while studying the physiology of digestive system in dash. आप जानते हो कि पैवलोव का कंसेप्ट किस पे आया था? कैट पे. आपके बुक में कैट पे आया था या डॉग पे आया था? राइट, डॉग पे आया था. मैं कंफ्यूजन कर रही हूँ आपके लिए भी, तो आप मुझे आंसर दे सकते हो कि पैवलोव का जो थ्योरी था उसका और नेम क्या है, अदर नेम क्या क्या है. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना. तो पैवलोव enunciated his ideas while studying the physiology of digestive system in dash. तो आपको पता है ये डॉग होगा. ठीक है, पैवलोव का कंसेप्ट फिर भी और डिटेलली पढ़ेंगे, ऑलरेडी वीडियोस हैं, फिर डिटेलली पढ़ेंगे. डैश थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग आ गया. ठीक है, इज एन एक्सटेंशन ऑफ द थ्योरीज ऑफ पैवलोव. पैवलोव का जो थ्योरी था डॉग्स के ऊपर, उसके थ्योरीज को किसने एक्सटेंशन किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू? किसका कंसेप्ट आएगा आप बता दो? दैट इज स्किनर का. ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर की तरफ जा रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे टाइम भी मेंटेन करना है और आपको बोर भी नहीं करने देना है. तो फटाफट फटाफट पढ़ रहे. डैश इज द की टर्म फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग. कौन सा ऐसा की टर्म है, जैसे बोलते हैं ना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सेंट्रल पॉइंट पे कौन सा टर्म को यूज किया जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में और ऑपरेंट कंडीशनिंग को समझने के लिए? तो दैट इज योर, मैं बार बार आपको बोलती हूँ, री इन्फोर्समेंट. दैट मीन्स वन काइंड ऑफ रिवार्डिंग प्रोसेस. री इन्फोर्समेंट क्या होता है? शाबाशी देना. ये पनिशमेंट भी इसी के अंदर आता है. जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो शाबाशी मिलती है, जब कोई गलत काम करता है तो उनको क्या मिलती है? पनिशमेंट मिलती है. तो उस अकॉर्डिंग री इन्फोर्समेंट. ठीक है, रिवार्डिंग, वन काइंड ऑफ रिवार्डिंग बोल सकते हो, रिवार्ड देना. ठीक है, रिवार्ड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. द अदर स्टिमुली इज कॉल्ड डैश इन क्लासिकल कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग मैंने आपको पूछा था, पैवलोव का जो थ्योरी है उसको अदर वे में हम लोग क्या बोलते हैं, अदर नेम पे क्या बोलते हैं? तो क्लासिकल कंडीशनिंग है. सो वहाँ पे जो अदर स्टिमुलीज यूज हो रहा था वो कौन से स्टिमुलीज है? देखो, एक है कंडीशन स्टिमुली और एक होता है अनकंडीशन स्टिमुली. जब अदर स्टिमुली बोला जाए तो दैट वन इज अनकंडीशन स्टिमुली. राइट, अभी चलो. स्किनर्स एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड अपॉन डैश एंड अदर एनिमल्स. स्किनर का जो एक्सपेरिमेंट था कौन सी एनिमल के ऊपर स्पेसिफिक हुआ था एंड अदर एनिमल्स को भी रखा गया था. तो कौन से एनिमल्स पे स्पेसिफिक किया गया था? पीजन्स, फीसेस, ट्रीज. किस पे हुआ था बता लो. स्किनर का एक्सपेरिमेंट, ये नॉर्मली आप जब स्किनर पढ़ते हो तो ये चूहे का आपको याद आता है, रैट और चूहा. ठीक है, बट उनका जो एक्सपेरिमेंट था और भी एक्सपेरिमेंट, तो वो पीजन्स के ऊपर भी हुआ था. सो इसलिए पीजन्स एंड अदर एनिमल्स भी मेंशन है. जब एनिमल्स मेंशन है दैट मीन्स रैट आ गया, एंड पीजन्स कुछ मेंशन नहीं है तो पीजन्स. फीसेस एंड ट्रीज के ऊपर उनका कोई भी कंसेप्ट नहीं आया था. नंबर 7. द apparatus which was specially designed for the Skinner's experiment was also known as Skinner's dash. स्किनर का जो एक्सपेरिमेंट का बॉक्स था, मैंने आंसर ही बोल दिया आपको. स्किनर का एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसे कुछ बॉक्सेस बनाए गए थे. ठीक है, देखो ऐसा कुछ बॉक्स बनाया गया था एंड इस बॉक्स में उन्होंने अपने चूहे को क्या किया, इधर एक ओपनिंग था जहाँ पे खाना प्रोवाइड किया जाता था, जो भी पैलेट्स, एंड अंदर ना स्विच था एंड एक लीवर जैसा था. जैसे ही चूहा उसको अप करता था तो ये ओपन होता था एंड ग्रीन लाइट जलती थी एंड फूड आता था. जब वो गलत वे से डाउन कर देता था तो रेड लाइट जलती थी एंड खाना नहीं आता था, उसको पनिशमेंट मिलता था. तो ऐसे ही कंसेप्ट था स्किनर का. तो वहाँ पे जो उन्होंने यूज किया था दैट इज द बॉक्स. बॉक्स उन्होंने यूज किया. नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 7 के बाद नंबर 8 पे चलते हैं. ओके, देखो, द अदर नेम ऑफ पैवलोवियन कंडीशनिंग इज. पैवलोवियन कंडीशनिंग को हम क्या बोलते हैं? देखो, मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले ही पूछ लिया था कि पैवलोव की जो कंडीशनिंग थ्योरी है उसका अदर नेम क्या है. तो दैट इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी. उसको क्लासिकल क्यों बोलते हैं? बिकॉज बहुत ही पुराना है, रेट्रो है, एंड उन्होंने पूरा ट्रेडिशनल वे में एक क्या बनाया था, टेबल बनाया था, एक्सपेरिमेंटल टेबल, एंड उस पर क्या था. ओके, अगर पूछा जाए स्किनर का बॉक्स पहले, बॉक्स का मतलब जो भी थ्योरी है वो पहले आया था या थॉर्नडाइक का आया था? सो थॉर्नडाइक का बॉक्स बहुत ही फेमस था बिकॉज उन्होंने कैट के ऊपर किया था एंड उनका थ्योरी पहले आया था, तो वो पहले हो जाएगा बॉक्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, डैश टू लर्न इज रिलेटेड टू मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग. डैश टू लर्न,
ठीक है, ये क्या है, सीखने का जो इच्छा रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं पता है, जब सीखने का इच्छा हो तो दैट इज कॉल्ड इंसाइट टू लर्न। आपका जो इनविजन है, आप जो देखना चाहते हो, आप जो सीखना चाहते हो, तो दैट इज कॉल्ड इंसाइट। डिग्निटी नहीं होगा, इंटेंट और साइकिक पावर नहीं होगा। इंसाइट टू लर्न इज रिलेटेड टू मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। परसेप्चुअल लर्निंग इज लर्निंग ऑफ, परसेप्चुअल मतलब रिसीव करना, आपको मैं बोल चुकी हूँ, रिसीव करना, परसीव करना, कंसीव करना, ऐसे टाइप के वर्ड्स आते हैं। तो ये पूरा क्या होता है, जब भी आप रिसीव करते हो तो रिकॉग्नाइज करते हो, याद करना, यानी रिकॉग्नाइज करने के बाद चीज़ों को रीऑर्गेनाइज किया जाता है। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फंक्शनल होल, टोटल जो भी एक्टिविटीज़ है जो फंक्शनल है उसको हम लेते हैं। स्टिमुलस, एस आर स्टिमुलस रेस्पॉन्स कनेक्शन, वो पैवलव का है, स्किनर का है, थॉर्नडाइक का है, बट यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, नंबर 11 पे चलते हैं। डिस्टिंग्विशिंग द सेल सॉरी डिस्टिंग्विशिंग द कॉल ऑफ बर्ड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कॉल ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स बोलते हैं, मतलब जो साउंड्स क्रिएट करते हैं, वो क्या है। सो दैट इज कॉल्ड, ये आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये परसेप्चुअल लर्निंग है। क्या है, परसेप्चुअल लर्निंग। कंडीशनिंग क्या होता है, जब आप उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हो, दैट मीन्स वन काइंड ऑफ रिवार्डिंग। स्टिमुलस रेस्पॉन्स। वर्बल लर्निंग क्या होता है, आप उसको बोल बोल के इंस्ट्रक्शन दे के सिखा रहे हो। परसेप्चुअल लर्निंग क्या होता है, देख के वो जब सीखता है। तो बच्चा, जो भी बर्ड्स के बच्चे होते हैं, वो मादा बच्चे, मतलब मादा जो पक्षियाँ होती हैं, या जो भी उसमें मेल फीमेल जो बर्ड्स होते हैं, वो जैसे जैसे बोलते हैं वैसे देख के सीखता है। तो दैट इज कॉल्ड परसेप्चुअल लर्निंग। 3 फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग। कौन से 3 फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, नेम दैम। वैसे फैक्टर्स को आपको नेम देना है, कौन से होंगे। फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंट, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, एनवायरमेंटल, सोशल मोटिवेशन, सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल मोटिवेशन, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल मोटिवेशन। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, तो ये पहला वाला ही होगा, दैट मीन्स फिजियोलॉजिकल, बॉडीली, एनवायरमेंट, सराउंडिंग, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव। तो ये 3 जो पॉइंट आ गया, नॉर्मली ये कैप जैसा ही आ गया, कॉग्निटिव, ठीक है, एनवायरनमेंट तो आ ही रहा है इसके साथ साथ, इफेक्टिव, कॉग्निटिव हो मतलब तो इफेक्टिव आएगा, देन साइकोमोटर भी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देख लेना। ठीक है, अभी देखो, मैच द लिस्ट 1 एंड 2, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को करेक्टली मैच करना है। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था, पहला चीज़ है जो जानते हो मैच कर लो। क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलॉव ने दिया। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने दिया। इनसाइट लर्निंग, देखो इनसाइट लर्निंग जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, एंड लास्टली एक ही बच गया, तो दैट इज द एबिंगॉस। एबिंगॉस ने दिया एक्विजिशन एंड रिटेंशन का। तो ये हो गया आपका, तो ये हो जाएगा पूरा A3 है। ठीक है, 3 A3 आ गया, मतलब 3 होगा। देन देखो, ठीक है, क्या क्या आ जाएगा, A3 होने से ऑपरेंट का स्किनर, सो 3 4, इनसाइट का ये, तो 1 एंड ये 2, 3 4 1 2। ठीक है, चेक कर लो अभी, 3 4 1 2 जहाँ पे होगा 3 4 1 2 वो आपका आंसर है। तो दिस वन इज योर आंसर, 3 4 1 2, बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देन 15 नंबर पे आ जाओ। मैन लर्न्स बाय डैश एंड व्हेयर इज एनिमल लर्न्स बाय डैश। आपको मैंने बोला था कि मैन कैसे सीखता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, इमिटेशन, ऑब्जर्विंग। सो आपका आंसर हो गया, पहला तो ऑब्जर्विंग, लर्न करते हैं बच्चे, लर्न करते हैं बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, एंड एनिमल्स लर्न करते हैं डूइंग, मतलब खुद से करके सीखते हैं। देन देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। नेशनलिटी ऑफ एविंगस। एविंगस कौन से नेशनलिटी के साइकोलॉजिस्ट थे या एजुकेशनिस्ट थे, जर्मन, रशियन, अमेरिकन, फ्रेंच। बोलो कौन सा होगा, किसी को पता है तो बोल सकते हैं। सो दैट इज, आपको मैं बोल दूं कि एविंगस जर्मन के थे। कहाँ के थे, जर्मन के थे। ओके, देन देखो 16 पे आ जाओ। सिमिलरली ऑफ मटेरियल्स हिंडर्स लर्निंग इन, सिमिलरली ऑफ मटेरियल्स हिंडर्स लर्निंग इन डैश। देखो, अगर 2 मटेरियल सेम सेम रहे, एक बार बच्चा सीख गया, ठीक है, दूसरी बार सेम काम को करने में उसका इंटरेस्ट क्या होता है, धीरे धीरे हिंडर होता है, कमते जाता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं। सो बोथ काइंड्स ऑफ इनहिबिशन। बोलोगे सेम चीज़ें क्या करती है, रिपीटेशन होने से बोरिंग लगता है, एंड इनहिबिशन काम का जो इंटरेस्ट है उसको कम कर देता है। नंबर 17 में आ जाओ। सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि जो बच्चे नहीं पढ़े हो, जैसे कि ANU एंड YVU आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर में है,
एंड फोर्थ सेमेस्टर में भी कुछ पॉइंट्स हैं। तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है तो अभी के लिए ऐसे ही प्रैक्टिस कर लो, बाद में जब पढ़ लोगे और डिटेल देख सकते हो, ठीक है। तो सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फॉरगेटिंग, वन ऑफ दीज फैक्टर्स जो बोला गया, मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया था कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, तो दैट इज द 17 नंबर। 17 नंबर क्या है? रेट ऑफ ओरिजिनल लर्निंग, फ्रेश aggregates, measures of retention, nature of reinforcement. So that is rate of original learning, rate of original learning, ठीक है। नंबर 18 पे आ जाते हैं। मोटिवेशन एक्सप्लेन्स, मोटिवेशन क्या एक्सप्लेन करता है? सोशल बिहेवियर, चाइल्ड बिहेवियर, वाई ऑफ बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर, मोटिवेशन बोला गया है, ठीक है। वाई ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर क्यों दिखाना चाहिए, कैसे दिखाना चाहिए, ये मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी देखो, स्किनर इन ही स्टडीज, क्वेश्चन नंबर 19 में आ गया है। स्किनर इन ही स्टडी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंटेड विद डैश। स्किनर किसके साथ एक्सपेरिमेंट किया था बताओ? अभी कंफ्यूज हुए ना? देन देखो, स्किनर का एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल में बहुत सारी जगह पे आप कंफ्यूज होते जाओगे। देखो अभी क्या है, ऑप्शंस में रैट भी है, पिजन भी है। स्किनर का एक्सपेरिमेंट स्पेशली ये स्टार्ट हुआ था रेड्स के ऊपर से, बट उनका जो स्टडी मटेरियल था, मतलब उन्होंने जो टारगेट बनाया था कि जस्ट लाइक वुडन पैक्स को उठाना है या फिर नाम को चूज़ करना है। देखिए ना, पिजन्स को भी यूज़ किया जाता है कार्ड्स चूज़ करने के लिए या नेम चूज़ करने के लिए, तो वैसे ही पिजन्स में फर्स्ट हुआ था। तो फर्स्ट उन्होंने टारगेट स्टार्ट किया था रैट्स के साथ, बट लेटर ऑन उनका जो स्टडी था वो पिजन्स के ऊपर हुआ। सो दैट यहाँ पे हम मेनली अगर बोलते हैं कि किस पे हुआ, तो उन्होंने टारगेट दिया था पिजन्स के ऊपर। अगर ऑप्शन में पिजन ना रहे तो रैट होगा राइट आंसर। देन नंबर 20 में आ जाते हैं। तो लर्निंग इज मोडिफिकेशन ऑफ डैश थॉट एंड एक्सपीरियंस। लर्निंग इज मोडिफिकेशन ऑफ वर्ड, बोलो लर्निंग किसका मोडिफिकेशन होता है? लर्निंग के थ्रू कौन सा चीज मोडिफाइड होता है? आपका बिहेवियर, ठीक है। आप जब अपना थॉट देते हो या फिर आपका एक्सपीरियंस देते हो तो उसका जो बिहेवियर है वो चेंज होता है लर्निंग के थ्रू। देन देखो, फुल फॉर्म ऑफ, मैं एवरी टाइप के क्वेश्चंस को मतलब मिक्स करके ला रही हूँ, कंबो करके ला रही हूँ। तो देखो, फुल फॉर्म ऑफ RTE एक्ट क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसका फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया, राइट टू एजुकेशन एक्ट। एक्चुअली बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं, आर टी को कैपिटल कर देते हैं, क्या करते हैं? टी को कैपिटल कर देते हैं, राइट टू एजुकेशन। ऐसे तो क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, राइट टू एजुकेशन जो ऐसे मेंशन है RTE, तो टी को बहुत लोग क्या करते हैं? कैपिटल कर देते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है, टी तो टू लिखा जाता है ना, राइट टू एजुकेशन। सो इसलिए टी को मैंने स्मॉल डाला है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये बच्चों का एजुकेशन के लिए था, एंड इसके अकॉर्डिंग डी होगा राइट आंसर, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो फुल नेम पूरा जान लो। तो राइट टू एजुकेशन कहाँ से लिया गया? RTE। सो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। देन नंबर 22 में आ जाते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एक्ट इज बेस्ड ऑन which article of Constitution of India? कौन से आर्टिकल पे डिपेंड करता था? कौन से आर्टिकल पे डिपेंड करता है या डिपेंड करता था? तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। याद रखो, आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 21A, ठीक है। 86th अमेंडमेंट एक्ट एंड 21A। तो ये में क्या बोला गया? फ्री कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है। बच्चों को फ्री कंपल्सरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप को देना है। 23 में आ जाते हैं। हाउ मेनी सेक्शंस RT 2009 एक्ट हैज? कितने सेक्शन यहाँ? तो मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेक्शंस RTE 2009 एक्ट हैज? कितने सेक्शंस हैं? तो इसमें याद रख लो 38 सेक्शंस हैं, ठीक है। नंबर 24 में चले जाते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट हैज बीन एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट दैट स्टेट। कौन से स्टेट को छोड़ के पूरे इंडिया में एक्सपांड हो चुका है? तो वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ओनली एक्सपांड नहीं हो पाया, बाकी जगहों पे ये हो चुका है। राइट टू एजुकेशन एक्ट याद रखना। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, चिल्ड्रन ऑफ व्हिच एज ग्रुप विल बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी
एजुकेशन। तो कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन कौन से एज ग्रुप के बच्चों को दिया गया है? अभी मैंने आपको बोल दिया था 6 to 14 ईयर्स। देन देखो, एलिमेंट्री एजुकेशन कवर्स एजुकेशन फ्रॉम क्लास डैश टू क्लास डैश। एलिमेंट्री एजुकेशन बोला गया है, एलिमेंट्री, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन 1 to क्लास 8 होता है। कौन सा क्लास का है? 1 to क्लास 8, प्राइमरी अपर प्राइमरी। Then देखो number 27, as per the act, private and specified category schools shall admit dash percent of children belonging to weaker section and disadvantaged group in class 1। तो कौन सी बच्चों को यहाँ पे एडमिट करना है? weaker section and disadvantaged children, इतना याद है। तो सारे जो स्पेसिफिक कैटेगरी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, कितने परसेंट बच्चों को एडमिशन देंगे? तो दैट इज 25%, याद रख लो 25%, ठीक है। ऐसे कोई भी बुक में मेंशन नहीं होता है, तो बार बार आपको मैं बताते जा रही हूँ 25%। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन एडमिटेड इन द एज एप्रोप्रिएट क्लासेस एंड ब्रिंग दैम टू लेवल ऑफ देयर क्लासमेट्स, देयर इज ए प्रोविजन ऑफ डैश। देखो, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन एडमिटेड इन द एज अप्रोप्रिएट क्लासेस, जहाँ पे एज मैटर करता है, सारे सेम एज ग्रुप के हैं, तो इस टाइप के हम जो क्लासरूम में उनको डालते हैं, तो इनको हम कौन से प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सेम बोलेंगे कि पढ़ने के लिए ईजी होगा? सो ऑप्शन नंबर स्पेशियल, मतलब ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल ट्रेनिंग। स्पेशल ट्रेनिंग, तो हमें बच्चों का लर्निंग को इम्प्रूव करना है, तो एज स्पेसिफिक क्लास है, एज अप्रोप्रिएट क्लासेस है, एंड ब्रिंग दैम टू लेवल देयर क्लासमेट्स, सारे क्लासमेट्स को हम लेवलिंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? स्पेशल ट्रेनिंग है, ये स्पेशल ट्रेनिंग है। देखो नेक्स्ट आ गया 29, 30 तक जाएंगे, उसके बाद का जो 20 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन कल फिर मैं बताऊंगी। सो इन्हें एसएमसी, ठीक है, एसएमसी द डैश परसेंट ऑफ द एक्चुअल पेरेंट्स विल कॉम्प्राइज एट लीस्ट डैश, ठीक है। ये स्कूल मैनेजमेंट जो पूरा प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग है, एंड 29 का आंसर है दैट इज 75। सो ये आपका 75% एक्चुअल पेरेंट्स विल कॉम्प्राइज एट लीस्ट, ओके। देन देखो, इफ एसएमसी ऑफ ए स्कूल, इफ एसएमसी ऑफ ए स्कूल हैज 16 मेंबर, एक एसएमसी स्कूल के एसएमसी में 16 मेंबर है, देन द नंबर ऑफ वुमेन मेंबर इन द एसएमसी विल बी, कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए? 8। सोचो, इक्वल इक्वल, ओके, 8 मेल्स 8 फीमेल्स। तो इतने क्वेश्चंस को मैंने डाल दिया, बाकी आपको कल मैं पढ़ाऊंगी। एंड आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो और भी ज़्यादा मुझे मोटिवेटेड करना, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे, 30 क्या 50 क्वेश्चंस आएंगे रेगुलर मोड पे, आपका प्रैक्टिस भी करवा दूंगी। एंड हो सके तो आपका CBZ पे भी मैं ले आऊँगी क्वेश्चंस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। देन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आज का क्लास कैसा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जिनको भी चाहिए कम्प्लीटली फ्री है, सो दैट शेयर विद एवरीवन। बहुत सारे टॉपिक्स के भी नोट्स अवेलेबल हैं, जिनको पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं, तो बीएड बच्चों को आप शेयर कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। 21 का भी क्वेश्चन मैंने आपको बोल दिया था, ऑलमोस्ट 30 तक का क्वेश्चन आपको बोल दिया था, ठीक है ना। 30 तक का क्वेश्चन हो गया था। अभी देखो ये आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ एसएमसी। एसएमसी का फॉलोइंग जो पॉइंट्स हैं, एसएमसी के फंक्शन में कौन सा आता है, ठीक है। सो देखो, मॉनिटर द वर्किंग ऑफ स्कूल, स्कूल के वर्किंग को मॉनिटर करना, जज करना, प्रिपेयर एंड रिकमेंड स्कूल डेवलपमेंट प्लान, स्कूल डेवलपमेंट के लिए कुछ प्लानिंग को रिकमेंड करना, मॉनिटर द यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्रांट्स, कैसे ग्रांट इन एड्स आएंगे, कैसे सपोर्ट मिलेगा, कैसे एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम मिलता है स्कूल्स को, उसको देखना, और ऑल ऑफ देयर। तो ये एसएमसी आपके मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, जो कि स्कूल मैनेजमेंट के लिए ही जाना जाता है, जो कि कंट्रोल करता है हर एक प्रोग्राम्स को, हर एक स्कीम्स को, एंड मॉनिटर करता है हर एक चीज़ों को स्कूल्स में। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। 32 में चलते हैं, द ड्यूटीज ऑफ ए टीचर। एक टीचर का ड्यूटी क्या होना चाहिए? मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंचुअलिटी इन द अटेंडिंग स्कूल, स्कूल अटेंड करने के लिए पंचुअलिटी रेगुलरिटी होना चाहिए। कंडक्ट एंड कंप्लीट द करिकुलम इन टाइम, करिकुलम आपका जो करिकुलम है उसको पाठ्य चर्चा जो किया जाता है उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करना, कंडक्ट करना। एसेस द लर्निंग एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का जो भी एबिलिटी है, लर्निंग एबिलिटी, उसको जज करना। ऑल ऑफ द अबव। तो 32 का भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज एक टीचर सब कुछ करता है, वो बच्चों को इवेलुएट भी करता है, जज भी करता है, कंप्लीट करता है, कोर्सेज को कंडक्ट भी करता है, एंड रेगुलरिटी मेंटेन करता है, एंड पंचुअल भी रहता है।
अभी 33 के क्वेश्चन में आ जाओ। इफ ए टीचर इज नॉट प्रोफेशनली क्वालिफाइड, एक टीचर प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ आरटी, कितने सालों के आरटी राइट टू एजुकेशन जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग आरटी इम्प्लीमेंटेशन ही विल हैव टू पोजेसेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। तो कितने सालों के बाद आरटी के अकॉर्डिंग उनको क्वालिफिकेशन प्राप्त होगी। तो ये है 3 साल, 2 साल, 5 साल, नॉन ऑफ दी अबव। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए, तो मैं बता दूं यहाँ पे 5 ईयर्स होगा। ठीक है, आंसर 5 ईयर्स होगा अकॉर्डिंग टू आरटी। सारे स्कीम के अकॉर्डिंग ये थोड़ा बहुत अलग नीचे होता है, मतलब 3 साल, 2 साल, 5 साल, 4 साल भी होता है इस अकॉर्डिंग। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसके अकॉर्डिंग बोलना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट नो टीचर विल एंगेज इन, कौन सा टीचर, कोई भी टीचर एंगेज नहीं होता है उस काम में। टेकिंग प्राइवेट ट्यूशंस, इन्फ्लिक्टिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑन चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर पनिशमेंट देना, बहुत सारा हार्ड पनिशमेंट देना। जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन द क्लास, सोशल और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना। तो ये बोला कि कौन सा करेक्ट होगा, ये भी आपका 34 जो है ये भी डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि एक गवर्नमेंट टीचर को ना ही प्राइवेट ट्यूशन करना चाहिए, कभी भी पनिशमेंट इतना ज़्यादा हार्ड देना नहीं चाहिए, और डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करना चाहिए। अभी नेक्स्ट में आ जाओ। इफ ए प्राइमरी स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल में क्या है, हैज़ अ टोटल एनरोलमेंट ऑफ 98 स्टूडेंट, टोटल है 98 स्टूडेंट, देन हाउ मेनी टीचर्स हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन दैट स्कूल। एक प्राइमरी स्कूल में अगर 98 स्टूडेंट्स हैं तो कितने टीचर्स को प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू। 3, 4, 4+1, 1 में आपका हेड टीचर आ गया एंड डी में आपका 2 है। कितने टीचर होना चाहिए? आपको क्या लगता है? तो ये हो जाएगा आपका 35 का बी। बी इज द राइट आंसर, दैट मीन्स 4 टीचर होना चाहिए। ठीक है, कितने टीचर होंगे? 4 टीचर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में चले जाते हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है आपका ये, फॉर क्लास 7 देयर हैज टू बी 1 टीचर फॉर एवरी डैश। बोला क्या है कि क्लास 7 के बच्चों के लिए एक रूम में कितने बच्चे रहने से एक टीचर प्रोवाइड किया जाएगा। सो उस अकॉर्डिंग मैं बता दूं 35। यहाँ पे भी क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, 35 चिल्ड्रन। अभी देखो नंबर ऑफ वर्किंग डेज। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन एन एकेडमिक ईयर फॉर क्लास 3। क्लास 3 के बच्चों के लिए वर्किंग डेज कितना होगा, मतलब कितने क्लासेस वो अटेंड करेंगे, कितना स्कूल आएंगे, उसके अकॉर्डिंग पूछा गया एकेडमिक सेशन में। तो ये क्वेश्चन नंबर है 37। तो 37 का आंसर है आपका सी। सो हमेशा याद रखना, नॉर्मली होता है 200 दिनों का ही पढ़ाई होता है। अगर मैं बोलूँ क्लास 8 के लिए, तो यहाँ पे कितने नंबर में इंस्ट्रक्शनल आवर्स होगा पूछा गया है, ना ही पूछा गया है कितना डेज। पूछा गया है 38 में, द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल आवर्स इन एन एकेडमिक ईयर फॉर क्लास 8। क्लास 8 के लिए कितना इंस्ट्रक्शनल आवर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है, बता दूं कि ये है, नॉर्मली कंफ्यूजन होता है 800 एंड 1000 के अंदर, तो याद रखना ये 1000 होगा टाइम पीरियड। 1000 आवर्स पढ़ाने पड़ते हैं बच्चों को। 39 नंबर पे आ जाओ। मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर ए टीचर इज, कितने घंटे पर वीक बच्चों को पढ़ाना है एक टीचर के लिए बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 39 पे आपको याद रखना है 45 आवर्स पर वीक में, 45 आवर्स, हाँ 45। देन देखो 40 में आ जाते हैं, एज पर द एज एप्रोप्रिएट एजुकेशन, एज के हिसाब से जो पढ़ाई किया जाता है। ए चाइल्ड ऑफ एज 10, 10 साल के बच्चों को हु हैज़ नेवर बीन टू स्कूल, कभी वो स्कूल नहीं गया, इज एलिजिबल फॉर एडमिशन टू डैश क्लास। कौन से क्लास के लिए वो एलिजिबल होगा? एक 10 साल का बच्चा जो भी अप्रोप्रिएट, एज पर एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन, अगर एज के हिसाब से देखा जाए तो कौन से क्लास में उसको एडमिशन दिलवा सकते हो। सो दैट इज क्लास 5। क्लास 5, ठीक है, याद रखना ये क्लास 5 है, पहले के टाइम पे हो जाता था। अभी देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इवालुएशन, कौन सा टाइप का इवालुएशन। इवालुएशन मीन्स मूल्यांकन, जहाँ पे आप बच्चों का टेस्ट लेके उसको जजमेंट दे सकते हो, उनके फीडबैक के हिसाब से बोल सकते हो, रिजल्ट के हिसाब से। द लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक टू बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। कौन से टाइप की इवालुएशन में बच्चों को भी टीचर्स को भी कंटिन्यूसली फीडबैक मिल जाती है उनके रिजल्ट से। सो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? फॉर्मेटिव इवालुएशन। याद रखना, इवालुएशन का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, आप चाहो तो पीडीएफ भी है टेलीग्राम में, जो कि टेलीग्राम का चैनल का नाम है बीएड डिटेलिंग, एंड यूट्यूब का भी नाम आप तो जानते ही हो बीएड डिटेलिंग, तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे सर्च कर लेना इवालुएशन, मेरे चैनल के वीडियोज़ पे आपको मिल जाएंगे।
फॉर्मेटिव क्या होता है ना, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जस्ट लाइक ओरल टेस्ट छोटे छोटे जो टेस्ट होते हैं, पेपर पेंसिल टेस्ट, ये सारे। प्लेसमेंट में क्या होता है, किसी हम पर्सन को इवालुएट करके प्लेस देते हैं, जैसे कि कोई एक जॉब के थ्रू नीट के बच्चों को आप जज कर रहे हो या फिर किसी को भी जज करके एक प्लेस दे दो। डायग्नोस्टिक में बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं एंड उसको टेस्ट करके उसको कैसे ठीक करें उस पर किया जाता है। सबमिटिव क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, सम ऑफ टोटल जितने भी टेस्ट मैटर होंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। अभी क्वेश्चन नंबर 42 में आ जाओ। आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ इवैल्यूएशन दैट असेसेस द लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड द कंटिन्यूअस फीडबैक टू स्टूडेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ओनली बोला गया है हम क्या करेंगे, ऐसे कोई एक इवैल्यूएशन को ढूंढो जो कि सिर्फ बच्चों को फीडबैक दे, वो भी कंटिन्यूअस। 42 अगेन फॉर्मेटिव, अभी तो बताया मैंने, है ना, फॉर्मेटिव। चलो 43 में आ जाओ। अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में सजाना है, ठीक है। रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस वन, एक नॉलेज जो अभी प्रेजेंट है उसको हम रिलेट करेंगे प्रीवियस जो पहले से प्रेजेंट था, मौजूद था, सपोज ये पहला नॉलेज है, ये अभी का नॉलेज है, उसको रिलेट करके पढ़ाना। इवैल्यूएशन करना, री टीचिंग करना, एक बार टीचिंग करके बच्चों को नहीं समझ आए कुछ पॉइंट तो फिर से टीचिंग देना। फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, बच्चों को इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना कि ये सब्जेक्ट पढ़ने से ये होगा, ये टॉपिक पढ़ने से ये मिलेगा। प्रेजेंटेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, मटेरियल्स को, जो भी मटेरियल्स आपने लिया है अपने टीचिंग में उसको प्रेजेंट करना। तो ये जो है सीक्वेंस में इसको सजाना है, कौन सा पॉइंट किसके बाद आएगा। सो आपका जो अरेंजमेंट होगा तो पहले आता है, ये मैं बता दूं लेसन प्लान के अकॉर्डिंग आता है एंड ये हर्बर्ट स्पेंसर ने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था लेसन प्लान। ओके, सो 43 का आंसर है डी। डी में देख लो, पहले तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना, देन प्रीवियस नॉलेज जो अज्यूम करते हो एंड नॉलेज को लिंक करके पढ़ाते हो तो दैट इज पीके टेस्टिंग। देन आ गया फिफ्थ, मतलब इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स को प्रेजेंटेशन देना। देन आ गया इवैल्यूएशन करना, इफ नेसेसरी पड़ा रीटीचिंग करना। हो गया ऑप्शन नंबर डी। देन देखो 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, याद रखोगे मैं जो बोलूँगी। 44 आपका, पहले तो देख लो आंसर में क्या नहीं होना चाहिए, एम्बिग्विटी, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट में एम्बिग्विटी नहीं होता। सो आप याद रखोगे ORV, ठीक है, ORV। तो ये 3 पॉइंट गुड अचीवमेंट टेस्ट के पॉइंट्स होते हैं बट एम्बिग्विटी नहीं होता है, ठीक है, एम्बिग्विटी नहीं होता है। अभी देखो 45 में आ जाओ। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स द ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट इज पॉसिबल, कौन सा मैथड्स को यूज़ करके बच्चों को आप रियली टेस्टिंग कर सकते हो कि कौन सा अच्छा है। इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स, पूरा कोर्स खत्म होने के बाद। इवैल्यूएशन ट्वाइस इन ए ईयर, एक ईयर में 2 बार इवैल्यूएशन करना। कंटिन्यूअस एवरीडे इवैल्यूएशन करना। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करना। कौन सा इवैल्यूएशन प्रोसेस अच्छा होगा आपके अकॉर्डिंग। सो ऑलवेज याद रखो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन दोनों ही सेम टाइप का है, बट जहाँ पे वर्ड कंटिन्यूअस लग जाए तो एवरीडे के बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को टेस्ट कर सकते हो, तो एवरी फील्ड के बारे में आपको पता चल जाएगा उनका किस में कितना डेप्थ है। सो आंसर सी इज द राइट वन। देन देखो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एसेसन और एसेटेंस, तो क्या बोलता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, बोलता है बच्चों का जो इश्यूज है उसको, बच्चे जिस पॉइंट पे रॉन्ग करते हैं, जिस पॉइंट पे उनको रेमेडियल थिंग्स चाहिए, मतलब मेडिसिन चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, उस पॉइंट को ढूंढो, मतलब नेगेटिव थॉट्स को ढूंढो एंड उसको करेक्ट करो, या नेगेटिव उनका जो पॉइंट है उसको पकड़ो देन उसको करेक्ट करो। तो ये आंसर बन जाएगा आपका डी। देखो क्या क्या है, पहला है स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द बिगनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन से पहले ही अगर बच्चों का परफॉर्मेंस को जज करोगे पता नहीं चलेगा। बच्चों का जो लर्निंग प्रोग्रेस है एंड फेल्यूर होते हैं इंस्ट्रक्शन के दौरान वो भी नहीं पता चलेगा। कितनी डिग्रीज में वो अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू वो उभर रहे हैं या फिर रिजल्ट आ रहा है एट द एंड ऑफ द कोर्स, वो भी उससे भी पता नहीं चलेगा। अगर रेमेडीज जहाँ पे सुन लिया, वर्ड रेमेडीज आ गया जहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, तो दैट इज द आंसर। डायग्नोस्टिक वर्ड का आंसर ही होता है। डायग्नोस्टिक कौन करते हैं, डायग्नोसिस डॉक्टर्स करते हैं, तो वैसे ही टीचर्स भी करेंगे यहाँ पे। 47 में आ जाओ। दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्यों हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मोर सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव वर्ड जहाँ पे आ गया तो वो देखना है, वो रॉन्ग होता है। मोर सब्जेक्टिव, मोर ऑब्जेक्टिव, देखो लेस ऑब्जेक्टिव, तो मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, दिस वन इज द राइट वन, ठीक है, समझ आया। मुझे जहाँ देख लोगे सब्जेक्टिव दैट मीन्स वो लेंथी होता है, बट आपका तो मल्टीपल चॉइस मतलब चार शॉर्ट ऑप्शंस रहेंगे।
जहाँ पर भी बात होता है कि हम ज़्यादा बोलते हैं कि सब्जेक्टिव वन, तो सब्जेक्टिव मतलब होता है जो आप लेंदी वे में लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? शॉर्ट जैसा। तो शॉर्ट में अगेन आता है ट्रू फॉल्स, देन आपका एमसीक्यूज या सिंगल वर्ड वाला सब्स्टिट्यूशन जो भी रहता है। बट यहाँ पे पॉइंट मेंशन है कि मल्टीपल चॉइस, तो मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन ज़्यादा रहता है, तो ये ऑब्जेक्टिविटी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। 48 में देख लो, अभी आ गया, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? ये क्या करता है ना, कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में 3 वर्ड है। इवैल्यूएशन मतलब जज करना, एंड आपका जो पॉइंट है दैट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब हर दिन करना, कम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत ही अच्छे से करना, निपुणता के साथ करना। तो उस अकॉर्डिंग अगर देख लो ऑप्शन, तो क्या मिल जाएगा? देखो, इट रिप्लेसेस मार्क्स विद ग्रेड्स, इट इवैल्यूएट्स एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट, ये तो राइट है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया, बच्चों में फोबिया जो रह जाता है, डर कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन हमारा एग्जाम होगा एंड हमें ये करना है वो करना है, तो ये जो टेंशन रहता है ना उनका खत्म हो जाता है धीरे धीरे। बिकॉज एवरी डे अगर आप थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट ले रहे हो बच्चों का हर एक एस्पेक्ट्स में, तो पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं। तो इससे बेनिफिट मिलता है कि उनका जो डर है एग्जाम्स के रिलेटेड वो खत्म हो गया। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन नंबर आपका जो बी है देख लो, वो करेक्ट है। क्या है उसमें? 2, इट रिप्लेसेस मार्क्स विद ग्रेड्स। वर्कलोड बच्चों पे बहुत ज़्यादा होगा, नहीं, ये तो नेगेटिव वन हो गया। जहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है तो वो नेगेटिव है। ये 3 इसके आंसर है, इसलिए 2, 3, 4 इज द राइट आंसर। सो बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। 49 में देख लो, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स आर। क्या है बच्चों को जो आप इवैल्यूएट करते हो, तो टीचर्स के लिए बच्चों को इवैल्यूएट करना क्यों नेसेसरी है? बच्चों के वीकनेसेस को जानने के लिए, टीचिंग जो प्रोसेस है उसको और सीरियसली लेने के लिए, इनोवेटिव मेथड्स को यूज़ करने के लिए, या फिर बच्चों का इम्प्रूवमेंट जो जानते हो वो करने के लिए, या फिर और एक बोला गया टीचर्स के जो भी ट्रेड्स हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, कैरेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए। कौन सा बेटर रहेगा? ऑप्शन बताओ। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे आपके पास। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? नहीं है, याद रखना। बच्चों को इंफॉर्मेशन, बच्चों के रिलेटेड, देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स, बच्चों को इवैल्यूएट नहीं करना है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्गली घुमा के दिया है, अगर आधा पढ़ोगे तो आधा समझोगे। बच्चों को इवैल्यूएट नहीं करना है, बच्चे इवैल्यूएट करेंगे आपको। ठीक है, क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली, सीरियसली ले टीचिंग को, इनोवेटिव मेथड्स यूज करें, एंड उनका जो टीचिंग का जो कैरेक्टर्स है वो और ज़्यादा डेवलप्ड हो। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। 2, 3, 4 ऑनली। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स ऑफ द फर्स्ट सेट विद दैट ऑफ द सेकंड सेट इन रिस्पेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम, चूज द करेक्ट कोड। तो यहाँ पे बोला गया 4 ऑप्शन है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंड नॉर्म्स एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो फॉर्मेटिव आप क्या जानते हो? फॉर्मेटिव में क्या होगा? देखो, मैं आपको बताते जाती हूँ क्लियरली। ठीक है, फॉर्मेटिव में ऑलवेज क्या रहते हैं कि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हो, सो दैट ये क्विजेस डिस्कशन में आ जाएंगे। ठीक है, एवरीडे जो होता है, हाँ, क्विजेस हो सकते हैं, डिस्कशन हो सकते हैं। अभी देखो, सबमिटिव बोलोगे तो ये क्या है? फाइनल, पूरा टोटल में फाइनल में जो एक्टिविटीज़ होता है, मतलब पूरा एंड में। तो आप क्या बोलोगे? फाइनल है तो ये वाला आ गया, ग्रेडिंग एंड द फाइनल लर्निंग आउटकम्स। एंड अगर कंटिन्यूस बोला गया एवरीडे के बेसिस पे, तो हमें पूरा ऑल टोटल एक्टिविटीज़ को जज करना है। तो दैट इज द इवैल्यूएटिंग कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव, मतलब जितने भी दिमागी रूप से आपका डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी टेस्ट में बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, फ्यूचर में बढ़ोगे, कुछ भी करोगे वो, प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जितने भी हो, और पार्शियल थिंकिंग के जो भी एक्टिविटीज है सबको जज करना। लास्टली, नॉर्म्स एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ये कुछ कैरेक्टर को लेके होता है जहाँ पे टेस्ट इंटरव्यूज वगैरह इंक्लूडेड होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इतने क्वेश्चंस हैं, आज का इतना है। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी आपको मेरे बीएड डिटेलिंग टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और भी कल बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत जल्दी, बहुत वेराइटीज़ के क्वेश्चंस आएंगे। एजुकेशनल जो भी करंट अफेयर्स हैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा टारगेट है 3000 क्रॉस करने का। बिकॉज मुझे टाइम नहीं हो रहा तो आपको मैं प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ एवरीडे। मुझे टारगेट थोड़ा सा मिले, टाइम, ऐसे टाइम आएंगे जब मैं आपको एवरीडे दे सकूँ, एंड ऐसे हम लोग ग्रो करते जाए। हैव अ नाइस डे, एंड आज के लिए इतना ही।